हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। और जो बिजनेस स्टडी की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया था, जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। तो इसी सीरीज में मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 नियुक्तिकरण के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम 6.1 के ऊपर चर्चा करेंगे, ये जो कि पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मतलब कि पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो उनको आपको देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उनको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 6.1 में हम नियुक्तिकरण की अवधारणा और महत्व के बारे में जानेंगे कि नियुक्तिकरण क्या होती है और इसका क्या क्या महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नियुक्तिकरण जान लेते हैं। तो इसका अभिप्राय खाली पदों को लोगों से भरना व उन्हें भरे रहने देना है। तो नियुक्तिकरण का मतलब यहाँ पर संगठन में खाली पदों को भरना। ठीक है। जो पद खाली हो जाते हैं संगठन में, उनके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना और ऐसा वातावरण वहां पर बनाना जिससे कि कर्मचारी पद को छोड़कर ना जाए, जो पद है वो भरे रहे। ठीक है। ये होता है नियुक्तिकरण, इसको हम नियुक्तिकरण कहते हैं। तो अब देख लेते हैं नियुक्तिकरण की विशेषताएं। तो सबसे पहला है मनुष्य से संबंध। इसका अभिप्राय लोगों को पदों पर लगाना है। ठीक है। यहाँ कोई कागजी कार्य नहीं होता, यह मनुष्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ सारे कार्य मनुष्य से संबंधित है, चाहे वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या पदोन्नति हो। ठीक है। नियुक्तिकरण को मनुष्य से संबंधित कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो नियुक्तिकरण के कार्य हैं, चाहे वो भर्ती हो, चयन हो, प्रशिक्षण हो या पदोन्नति हो या कोई भी और कार्य हो, जितने भी कार्य हैं वो सारे मनुष्य से संबंधित है। ठीक है। क्योंकि भर्ती में क्या किया जाता है? लोगों को भर्ती किया जाता है। चयन में लोगों का चयन किया जाता है। प्रशिक्षण में लोगों को ही प्रशिक्षित किया जाता है। और पदोन्नति भी लोगों का ही किया जाता है, कर्मचारियों का ही किया जाता है। तो इसलिए क्या कहा गया यहाँ पर? नियुक्तिकरण को मनुष्य से संबंधित कहा गया है। ठीक है। अगला है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य। इसका अभिप्राय किसी मुख्य कार्य का अंग न होकर स्वयं एक मुख्य कार्य होने से है। ठीक है। यहाँ पर नियुक्तिकरण को किसी कार्य का अंग न होकर नियुक्तिकरण को स्वयं ही एक कार्य बताया गया है, मुख्य कार्य बताया गया है। ठीक है। वो बात अलग है कि जो नियुक्तिकरण है वो प्रबंध का कार्य है, लेकिन यहाँ पर प्रबंध का कार्य नहीं, यहाँ पर नियुक्तिकरण को खुद एक कार्य बताया गया है कि नियुक्तिकरण है जो एक खुद मुख्य कार्य है। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है आपका सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। ठीक है। कर्मचारी नियुक्ति की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। यहाँ प्रबंधक सेवी वर्गीय विभाग की स्थापना करके इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है। जो सभी प्रबंधकीय स्तर होते हैं वो आवश्यक है। जो कर्मचारियों की नियुक्तिकरण की, ठीक है, हर एक स्तर पर आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्मचारी की आवश्यकता हर एक स्तर पर होती है, क्योंकि हर एक स्तर पर कार्य किए जाते हैं। और कोई भी प्रबंधक इतना सक्षम हो, चाहे जितना भी सक्षम हो, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसीलिए जो प्रबंधक क्या करते हैं, वो सेवी वर्गीय विभाग की स्थापना कर देते हैं। सेवी वर्गीय विभाग का मतलब कर्मचारी नियुक्ति करने वाला विभाग। ठीक है। और वो क्या सोचते हैं कि उससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो प्रबंधक हैं वो सेवी वर्गीय विभाग को स्थापित करके भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों नहीं छुड़ा सकते? क्योंकि कर्मचारी नियुक्ति का उत्तरदायित्व प्रबंधकों का होता है, ना कि सेवी वर्गीय विभाग का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं वो कर्मचारी नियुक्ति से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। और जो नियुक्तिकरण है वो हर एक प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक होता है। ठीक है। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। जैसा कि स्पष्ट है कि कर्मचारी नियुक्ति का संबंध मनुष्य से है। ठीक है। क्योंकि कर्मचारी को नियुक्त करते हैं जो कि एक मनुष्य होता है। ठीक है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है। और जो मनुष्य होता है वो एक समाज का प्राणी होता है, जिससे क्या होता है, इसकी सामाजिक उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगर कोई संगठन किसी सामाजिक प्राणी को अपने संगठन में एक नियुक्ति देती है, नियुक्त करती है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो समाज से जुड़ा होता है, तो इससे क्या होता है कि उस संगठन का
समाज के प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि वो समाज का संसाधन प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर संगठन को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए वो बहुत सारी कार्य करती हैं। जैसे कि जब वो नियुक्तिकरण करती हैं तो नियुक्तिकरण बिना किसी भेदभाव के करती हैं, जो कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व में आते हैं। जैसे जहाँ पर संगठन है वहाँ के वातावरण को सुरक्षित रखना, ठीक है, वहाँ के स्कूल को निर्माण करवाना जिससे बच्चों का वहाँ विकास हो सके, ठीक है, वहाँ पीने का पानी साफ हो, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व में आते हैं, जिनको कि एक संगठन पूरा करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देख ली? नियुक्तिकरण की विशेषताएं देख ली। अब देख लेते हैं नियुक्तिकरण का महत्व। ठीक है, योग्य कर्मचारियों के खोजने व प्राप्त करने में सहायक। जो नियुक्तिकरण है वो योग्य कर्मचारियों को खोजता है और उसको प्राप्त करने में सहायता करता है। कैसे करता है? नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की भर्ती व चयन की नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे योग्य कर्मचारियों की खोज संभव हो पाती और प्राप्ति भी। ठीक है, जो नियुक्तिकरण है इसमें क्या किया जाता है? कर्मचारियों की भर्ती के लिए और चयन के लिए नए नए विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि योग्य कर्मचारी कुशल कर्मचारियों की खोज संभव हो पाती है और उनको संगठन में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो मैं अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती के स्रोत, ठीक है, कि भर्ती किन किन स्रोतों से होती है। ठीक है, तो वो आगे चल के इसी चैप्टर में अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उच्च निष्पादन में सहायक। नियुक्तिकरण के माध्यम से योग्य कर्मचारी को ही कार्य पर लगाया जाता है, परिणामतः कर्मचारी उच्च कार्य निष्पादन में सहायक होता है। ठीक है, नियुक्तिकरण के माध्यम से क्या होता है? नियुक्तिकरण के माध्यम से योग्य कर्मचारी को ही कार्य पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि नियुक्तिकरण में भर्ती तो कर ली जाती है, लेकिन उसको चयन में जब चयन होता है कर्मचारियों का, तो उसमें क्या किया जाता है कि सबसे जो योग्य कर्मचारी होता है उसी का चयन किया जाता है, उसी को कार्य पर लगाया जाता है। और परिणामतः क्या होता है कि कर्मचारी उच्च कार्य निष्पादन में सहायक होता है। उसको जो कार्य दिया जाता है वो एकदम सही से करता है उसको, ठीक है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करता, जिससे क्या होता है कि उच्च निष्पादन में सहायक होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है उपक्रम की निरंतर दीर्घ आयु एवं विकास में सहायक है। प्रत्येक उपक्रम का स्वप्न होता है कि वह लंबे समय तक जीवित रहे और निरंतर विकास करे। ऐसा तभी संभव है जब इसके पास उच्च कोटि के मानव संपत्ति हो। ठीक है, जो उपक्रम होते हैं ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वो लंबे समय तक जीवित रहे और निरंतर उनका विकास होता रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा तब संभव हो पाता है जब उनके पास उच्च कोटि का मानव संपत्ति हो, मानव संसाधन हो, यानी कि उच्च कोटि के उनके पास क्या हो? कर्मचारी हो। ठीक है, कर्मचारी ही यहाँ पर मानव संपत्ति को बताया गया है। तो जो उच्च कोटि के कर्मचारी होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वो नियुक्तिकरण के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नियुक्तिकरण को उपक्रम की निरंतर दीर्घायु और विकास में सहायक बताया गया है। ठीक है, क्योंकि जो नियुक्तिकरण होता है वो उच्च कोटि के कर्मचारी यानी कि मानव संपत्ति उपलब्ध कराता है, जिससे कि उपक्रम निरंतर दीर्घायु लंबे समय तक चलता है और उसका विकास होता है। ठीक है, अगला है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक है। नियुक्तिकरण में मानव संसाधन से संबंधित सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं। इससे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती जहां कर्मचारी जरूरत से अधिक हों। ठीक है, जो नियुक्तिकरण है इसमें मानव संसाधन से संबंधित जो सारी क्रियाएं होती हैं वो व्यवस्थित ढंग से की जाती है, जिससे क्या होता है कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि जहाँ पे जितने कर्मचारी चाहिए उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो, या जहाँ पर कम कर्मचारी चाहिए वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ पर जितनी मात्रा में कर्मचारी चाहिए होते हैं वो वहाँ पर उतने ही मात्रा में रहते हैं, जिससे कि मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, उनकी बर्बादी नहीं होती। ठीक है, तो अगला है कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक। नियुक्तिकरण में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि वे किस प्रकार का वातावरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक पसंद करते हैं। उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर यह ध्यान रखा जाता है कि उनकी पारिश्रमिक में कोई कमी ना रहे। ठीक है, जो नियुक्तिकरण है वो क्या करता है? कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल वृद्धि में सहायता करता है। कैसे करता है?
जब नियुक्तिकरण किया जाता है तो इससे क्या होता है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इसमें पता लगाया जाता है कि जो कर्मचारी है वो किस वातावरण का है, ठीक है, उसको पदोन्नति कौन सी चाहिए, कैसी पदोन्नति की कैसी विधि होनी चाहिए, प्रशिक्षण वो कैसे ले सकता है, मतलब किस प्रकार से प्रशिक्षण वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है, पारिश्रमिक कितनी चाहिए उसको, ठीक है, और ये सारी सुविधा उसको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। और विशेषकर उनको उनकी पारिश्रमिक के प्रति ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी होता है वो अपनी पारिश्रमिक के प्रति ही क्या करता है, वो अगर उसको पारिश्रमिक अच्छी मिले तो वो उससे संतुष्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को अच्छी सैलरी नहीं मिले तो वो ज़्यादा दिन तक संगठन में नहीं टिकता, दूसरे संगठन में वो चला जाता है। तो इसीलिए कर्मचारियों के प्रति पारिश्रमिक में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि कर्मचारी संतुष्ट रह सके और उसके मनोबल में वृद्धि हो सके, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिए, नियुक्तिकरण के महत्व पढ़ लिए। अब देख लेते हैं मानव संसाधन प्रबंध, HRM, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो उपक्रम के मानवीय तत्व का विकास एवं प्रबंध करता है, ठीक है। जो HRM यानी कि मानव संसाधन प्रबंध है, ये प्रबंध प्रक्रिया के वह भाग है जो कि उपक्रम के लिए मानवीय तत्वों का विकास और उनका प्रबंध करता है, मतलब कि कर्मचारियों का विकास और उनका प्रबंध करता है, ठीक है। अब इसके कुछ कार्य भी होते हैं वो देख लेते हैं। भर्ती आदि करना, भर्ती का मतलब यहाँ पर भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कैरियर नियोजन, क्षतिपूर्ति जितनी भी हैं वो सारी कार्य कौन करता है, HRM करता है। विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना, अब ये कुछ विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करता है जिसके लिए उच्च कौशल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि कर्मचारियों से सौदेबाजी कैसी करनी है, ठीक है। तो ऐसी जो सेवाएं होती हैं, जो विशेष सेवाएं होती हैं, वो कौन प्रदान करता है, वो HRM प्रदान करता है, ठीक है। अगला है शिकायतों का निवारण करना, जो भी शिकायतें होती हैं उन शिकायतों का निवारण कौन करता है, मानव संसाधन प्रबंध करता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, अब जो HRM होता है वो सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं भी बनाता है, ठीक है। कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करता है, कर्मचारी अभिलेखें तैयार करता है, मतलब कर्मचारी अभिलेखें का मतलब कर्मचारी रिकॉर्ड रखता है, कौन कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी छुट्टी है उसकी, कब रिटायर होने वाला है, ठीक है, हर एक प्रकार की जो जानकारी होती है कर्मचारी के वो ये रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रखता है। संगठन ढांचे में सुधार करना, अगर संगठन के ढांचे में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो उसको ये सुधार करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो ये मानव संसाधन प्रबंध के कुछ कार्य हैं, ठीक है। जो ये नियुक्तिकरण है, ये चैप्टर छठा नियुक्तिकरण, ये HRM का ही एक छोटा सा भाग है, ठीक है। ये जो HRM है ये है आपका HRM, और इसका ये जो एक हिस्सा है इसको हम नियुक्तिकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो नियुक्तिकरण है वो HRM के अंदर ही आता है, ठीक है। मतलब जो नियुक्तिकरण के जितने भी कार्य हैं वो सारे HRM में ही आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही कम टीचर आपको बताते हैं। तो ये जो HRM है वो क्या है, वो नियुक्तिकरण का बड़ा भाई ये बोल सकते हैं, मतलब कि नियुक्तिकरण HRM के अंदर आता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया। तो सबसे पहला है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। ये जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो पहला मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है, मतलब कि पहले इसमें यह जान लिया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। हर एक विभाग से पूछ लिया जाता है कि हर एक विभाग में कितने कर्मचारी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है भर्ती। इसमें भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करना तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित करना सम्मिलित है, ठीक है। जब हमें कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लग जाता है कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, फिर हम भर्ती करते हैं, ठीक है। भर्ती में हम विभिन्न स्रोतों की खोज करते हैं कि किन स्रोतों से हम कर्मचारियों की भर्ती करें और फिर उनको संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। अगला है चयन। इसके अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। यहाँ पर प्रार्थी की कुशलता व प्रकृति पर विशेष ध्यान
दिया जाता है। जब हम भर्ती कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे कर्मचारियों को बुला लेते हैं, निमंत्रण दे देते हैं, तो जब बहुत सारे कर्मचारी भर्ती के लिए आ जाते हैं, फिर उनका चयन किया जाता है और चयन में सबसे योग्य कर्मचारी को चुना जाता है कार्य करने के लिए। ठीक है, चयन करते समय प्रार्थी की कुशलता और उसकी प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रार्थी में कुशलता है नहीं है जिस कार्य को करने के लिए उसको चुना जा रहा है, और किस प्रकृति का है वो। ठीक है, संगठन की प्रकृति क्या है, चल पाएगा उसमें या नहीं चल पाएगा, इन चीजों का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये भर्ती है ये है सकारात्मक। ठीक है, और जो ये चयन है ये है नकारात्मक। ठीक है, क्यों चयन नकारात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे कर्मचारियों में से केवल योग्य कर्मचारियों, जो कि बहुत सा ज़्यादा नहीं होते, कुछ होते हैं, उनको ही लिया जाता है और बाकियों को वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नकारात्मक कहते हैं। लेकिन जो भर्ती है इसको सकारात्मक कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं इसको। सकारात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा जाता, यहाँ पर कर्मचारियों को बुलाया जाता है कि आओ हमारे संगठन में आओ। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, भर्ती को सकारात्मक और चयन को नकारात्मक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, जो भर्ती है वो सकारात्मक पद्धति है और जो चयन है वो नकारात्मक पद्धति है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। कार्य पर लगाने का अर्थ कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। ठीक है, कार्य पर लगाने का मतलब पता है कि कर्मचारी को उसके कार्य पर लगा दिया जाना। ठीक, और अभिविन्यास में कर्मचारी को उसकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, अभिविन्यास का मतलब कि जो कर्मचारी है जो नया है उसको उसके कार्य जॉब से और उसको उसके संगठन से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, और अगला है प्रशिक्षण एवं विकास। ठीक है, इस चरण में कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनकी कुशलता एवं प्रभावपूर्णता में वृद्धि की जा सके। ठीक है, जब कर्मचारी को प्रशिक्षण और विकास की सुविधा प्रदान की जाती है तो उस समय उसकी कुशलता और प्रभावपूर्णता में वृद्धि के लिए की जाती है। मतलब कि अगर कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे उसका विकास होगा। ठीक है, जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी और उसकी प्रभावपूर्णता में वृद्धि होगी। प्रभावपूर्णता जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है कि प्रभावपूर्णता का मतलब जो भी कार्य हो समय पर होना चाहिए, और कुशलता का मतलब होता है कि जो भी कार्य हो वो न्यूनतम लागत पर होना चाहिए। आपको याद होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो खूबियां हैं वो कर्मचारी में लाने के लिए क्या किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जिससे कर्मचारी कुशल भी हो जाता है और प्रभावपूर्णता में भी वृद्धि हो जाती है उसके। तो अगला है प्रगति मूल्यांकन। इस चरण पर यह देखते हैं कि कौन सा कर्मचारी कितना योग्य है और इसके लिए सौंपे गए कार्य का निष्पादन किया जाता है। ठीक है, जब प्रशिक्षण दे दिया, ठीक है, उसकी कुशलता प्रभावपूर्णता सब हो गई, बढ़ गई, अच्छी हो गई, उसके बाद फिर उसके देखते हैं कि कर्मचारी कितना योग्य है। उसके लिए उसको जो काम सौंपा गया होता है उसका कार्य निष्पादन किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि जो काम हमने उसको सौंपा है क्या उसने उसी प्रकार से किया है जैसे काम को होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इससे उसके योग्यता का पता चलता है। अगर उसने काम सही किया है तो मतलब वो सही योग्य है, अगर नहीं किया मतलब वो योग्य नहीं है। यहाँ पर इसकी योग्यता का पता लगाया जाता है कर्मचारी का। ठीक है, अगला है पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन। पदोन्नति का आधार कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन, कार्यकुशलता आदि होते हैं। पदोन्नति में कर्मचारी को उसकी योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, पदोन्नति का मतलब कि एक पद को छोड़कर उससे उच्च पद पर नियुक्त करना। ठीक है, और ये कैसे होता है, इसके लिए कर्मचारी को अपने संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन और कार्यकुशलता में वृद्धि करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि कर्मचारी को उसकी पदोन्नति में क्या होती है, अवसर मिलता है उसको कि उसका पदोन्नति हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के आधार पर कर्मचारियों का पदोन्नति किया जाता है। ठीक है, जिससे कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और अभिप्रेरित भी होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। और अगला है क्षतिपूर्ति। इस चरण पर एक कर्मचारी द्वारा संगठन को दिए गए योगदान के लिए क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का अर्थ सभी प्रकार के वेतन तथा पुरस्कारों से है। वास्तव में यह जॉब की कीमत होती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, जो कि
उसकी सैलरी हो सकती है, वेतन हो सकता है, पेंशन हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, जो भी उसको मिलता है वो क्षतिपूर्ति होता है। ठीक है, और ये क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है कि जब कर्मचारी को, जब वो रिटायर होने वाला होगा या जॉब पे अभी होगा, तो उसको कितनी मिलनी चाहिए, क्या देंगे उसको। ठीक है, वास्तव में जो क्षतिपूर्ति है ना, ये जॉब की कीमत होती है, एक तरीके की ये सैलरी होती है। जितने साल उसने संगठन में काम किया है, उस काम के लिए उसको क्या किया जाता है, क्षतिपूर्ति की जाती है, जो कि वेतन और पुरस्कार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नियुक्तिकरण प्रक्रिया, जो कि यहाँ पर समाप्त हुई। ठीक है, तो अगर आपको इससे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी वीडियोस को मैं अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जो भी समस्या है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस स्टडी को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और अंत में एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।